हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए, ये सीरीज जो आपका है पीएचडी पैट का क्वेश्चन है। ठीक है, पीएचडी पैट का क्वेश्चन है। अभी जो भी एग्जाम हो रहा है आपके लिए पैट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और इस एमसीक्यू में खास बात है, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था पैट एग्जाम में, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी के बेस पे क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसके बेस पे ही क्वेश्चन को डिजाइन किया गया, यानी कि प्रीवियस ईयर के बेस पे बनाया गया। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, आप जाएंगे चैनल पे, प्लेलिस्ट में आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिख जाएगा। और मॉक टेस्ट तो चल ही रहा है, मॉक टेस्ट बहुत सारा किया भी हुआ है और नया नया आपको दिया भी जा रहा है। यानी कि जो भी बने रहते हैं इस लेक्चर में, आपको एग्जाम में 50 में जो है 35 से टोटल 50 क्वेश्चन पेपर वन में आता है। ठीक है, 35 से 40 क्वेश्चन अगर प्रॉपर बने रहते हैं, जितना भी मॉक टेस्ट हम करवा रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं सब कर लेंगे तो इतना आप सही कर लेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी पैट का एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तो आपका एग्जाम होने वाला है, एलएनयू का है और एक्यू का है। ठीक है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का, इसका भी पीएचडी पैट का एग्जाम है। और एक आरा का यूनिवर्सिटी है, उसका भी होने वाला है। तो सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, the idea that knowledge comes from experience is known है। मतलब कि जो नॉलेज हमको एक्सपीरियंस से आता है, क्या कह रहा है कि जो नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है उसे क्या कहते हैं। यह विचार यह विचार की ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, क्या कहलाता है भाई। जब ज्ञान अनुभव से प्राप्त होगा तो क्या कहलाएगा, खुद सोच सकते हैं आप। क्या कहलाएगा, अनुभववाद। क्या होगा, अनुभववाद। यानी कि एम्पिरिज्म जो होता है, जो ज्ञान अनुभव से आता है वो कहलाता है। रैशनलिज्म क्या होता है, बुद्धिवाद। ये होगा नहीं क्योंकि अनुभव से ज्ञान आ रहा है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है। जो इससे पहले जो लेक्चर बना करते होंगे, नहीं जो कर रहे हैं उनको भी बता दूं। डिडक्टिव जो आपका होता है डीजीपी, क्या होता है, शॉर्टकट है, एग्जाम में टाइम बचेगा। डी फॉर क्या होता है, डिडक्टिव। जी फॉर जनरल, पी फॉर पार्टिकुलर। यानी कि जो जनरल से पार्टिकुलर होता है वो होता है आपका डिडक्टिव होता है। एक होता है आईपीजी, जो शॉर्टकट है इसका ट्रिक। ठीक है, आईपीजी क्या होता है, तो आई फॉर इंडक्टिव होता है, पी फॉर पार्टिकुलर, जी फॉर जनरल। यानी कि इंडक्टिव जब होगा ना, जब इंडक्टिव आपका आ जाएगा, जहां भी इंडक्टिव लिखा हो आपको जनरल यही समझना है। इंडक्टिव का रहा है इसका मतलब कि पार्टिकुलर टू जनरल में जाना है। ठीक है, पार्टिकुलर टू जनरल में जाना है, वो आपका इंडक्टिव होगा। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक, चलिए अब क्यों ऐसा होगा कि एम्पिरिज्म इसका आंसर होगा। एक्चुअली एम्पिरिज्म जो होता है होल्ड करता, रुकता है। that all knowledge originate from sense experience। जो आप नॉलेज एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, देखिए जो करके सीखते हैं, जो आपके पास खुद का एक्सपीरियंस का नॉलेज होता है वो क्या होता है, एम्पिरिज्म होता है। फिलोसफर्स लाइक जॉन लोके और ब्रैकले एंड हुमे बिलीव दैट द ह्यूमन माइंड एट बर्थ इज ब्लैंक स्लेट। यानी कि जब मनुष्य का जन्म होता है इस पृथ्वी पर तो माइंड ब्लैंक होता है, कुछ भी नहीं होता है। जो भी सीखता है वो अपने एक्सपेरिमेंट से सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। जब बच्चा जन्म लेता है क्या होता है, उसके पास कोई नॉलेज होता है, कोई नॉलेज नहीं होता, बाय बर्थ कुछ भी नहीं होता है। जो सीखता है इस पृथ्वी पर सीखता है। यानी कि एंड नॉलेज इज बिल्ट थ्रू द ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से वो नॉलेज गेन करता है। ठीक है, कोई मतलब ये नहीं होता है कि जन्म से ही कोई पढ़ने में तेज हो या कुछ भी हो, ये सिस्टम नहीं होता है। अनुभववाद के अनुसार समस्त ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव से प्राप्त उत्पन्न होता है। यानी कि आप जो ज्ञान उत्पन्न होता है अनुभव से उत्पन्न होता है। जॉन लॉक, बर्कले और ह्यूम के अनुसार भी यही बात रहा कि अनुसार मन जन्म के समय कोरा कागज होता है। कोरा कागज है, कुछ भी नहीं है, उसको जिस तरह से आप ढालेंगे उस तरह से ढाला जाएगा। अनुभव के माध्यम से ही ज्ञान का विकसित होता है। यानी कि मेन क्या, अनुभव के माध्यम से क्या होता है, ज्ञान विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है, एक गुड थ्योरी मेनली एम्स टू। यानी कि एक अच्छा थ्योरी का क्या एम हो सकता है, एक अच्छा
सिद्धांत का क्या एम होगा? तो देखिए कलेक्ट डाटा, सिर्फ डाटा कलेक्ट करना थोड़ी अच्छा एम हो सकता है। एक्सप्लेन इंटर रिलेशनशिप एमंग कंसेप्ट, जी हाँ, जो एक दूसरे को कंसेप्ट को इंटर रिलेशनशिप करे, मिलावे, वही क्या होता है, एक गुड थ्योरी होता है, समझे। अवधारणाओं के बीच संबंधों की व्याख्या करना, यानी कि जो भी अवधारणा है उसके बीच संबंधों की व्याख्या करना आपका क्या हो जाएगा, एक अच्छा थ्योरी हो जाएगा। चलिए क्यों होगा? क्योंकि थ्योरी इज नॉट मेयर डिस्क्रिप्शन, थ्योरी एक डिस्क्रिप्शन नहीं है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसा का तैसा, एज इट इज, जो लिखा हुआ है वैसा रहता है, आपका वो डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। इट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई, हाउ कैसे और क्यों, वेरिएबल्स आर रिलेटेड एंड हेल्प्स इन प्रिडिक्शन, यानी कि कैसे होगा वो हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में। सिद्धांत केवल वर्णन नहीं करता बल्कि यह बताता है कि चरों के बीच संबंध क्यों और कैसे हैं, भविष्यवाणी करने में सहायता करता है। जी यही होता है इंटरशिप रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है आपका, ए साउंड थ्योरी इज, भाई साउंड थ्योरी क्या है, एक सेट सिद्धांत होता है, क्या होता है, एक सेट सिद्धांत। तो हाईली एब्स्ट्रैक्ट, जी हाँ सही बात है, हाईली एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए एक सेट सिद्धांत, अत्यधिक अमूर्त, ब्रॉड इन स्कोप, व्यापक क्षेत्र वाला, बिल्कुल सही है, व्यापक क्षेत्र वाला होना चाहिए। केपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग फेनोमेना, घटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम होना, जो भी घटना है, जो भी कर्म है सबका होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यही एक सेट क्या होता है, सिद्धांत होता है, यानी कि आपका यहाँ सारा का सारा ऑप्शन सही निकला। देखते हैं क्यों निकला। तो ए साइंटिफिक थ्योरी इज एब्स्ट्रैक्ट, क्या भाई एब्स्ट्रैक्ट है, साइंटिफिक थ्योरी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, जनरल होता है एंड एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लेनेटरी नेचर का होता है, ठीक है। और इट इंटीग्रेट्स कॉन्सेप्ट इनटू सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क, जो कॉन्सेप्ट होता है स्टेप टू स्टेप होता है, यानी कि वो सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क में होता है। क्या जो सिद्धांत होता है क्या होता है, कहीं से कहीं डाटा को नहीं उठाया जाता, एक सिस्टमेटिक वे में चला जाता है, ठीक। यानी कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत अमूर्त, व्यापक तथा व्याख्यात्मक होता है, व्यापक बड़ा होता है, व्याख्यात्मक भी होता है, और विभिन्न अवधारणाओं को एक संगठित ढांचे में जोड़ता है, क्या करता है, एक संगठित ढांचा में उस अवधारणा को जोड़ता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है कि द बिलीफ दैट रीजंस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है उसे क्या कहेंगे, यानी कि यह विश्वास है कि बुद्धि ज्ञान का मुख्य स्रोत है, तो उसे क्या कहेंगे। देखिए बुद्धि, तो बुद्धि अगर ज्ञान से, बुद्धि है, अब बुद्धि ज्ञान को मिलाया जाए तो क्या होगा, वह बुद्धिवाद होगा। अनुभववाद पहले कर चुके थे तो अनुभववाद तो होगा नहीं, यहाँ क्या होगा आपका, रैशनलिज्म होगा, यानी कि बुद्धिवाद आपका जो है बिल्कुल सही होगा। जी तो रैशनलिज्म जो होता है asserts that knowledge comes from the intellectual reasoning rather, मतलब जो नॉलेज आप बुद्धि से क्रिएट होता है एक्चुअली, दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल रीजनिंग रेदर देन सेंसरी एक्सपीरियंस डिस्क्रेट्स ए मेजर रैशनलिस्ट, मतलब कि बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान मूल स्रोत बुद्धि और तर्क है, यानी कि जो तर्क करते हैं वो किससे आता है, बुद्धि से आता है, तर्क करना ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, केवल न केवल अनुभव। डेस्कार्ट इसके प्रमुख प्रवर्तक रहे, यानी कि डेस्कार्ट सर इसके बारे में पता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ए कॉन्सेप्ट इज बेस्ट डिफाइंड एज, मतलब कि कॉन्सेप्ट को बेस्ट डिफिनेशन क्या है, अवधारणा की सर्वोत्तम परिभाषा बताइए, अवधारणा का सर्वोत्तम परिभाषा क्या है, ए एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, जी नहीं, ए मेंटल इमेज, मानसिक चित्र, जी नहीं, ए जनरलाइज एब्स्ट्रैक्ट डाटा, हाँ बिल्कुल सही है। जब एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन आप करते हो तो क्या होता है, एक जो डाटा होता है मतलब को उसको एब्स्ट्रैक्ट वे में, अमूर्त विचार में उसको बताना होता है, यानी कि आपका बिल्कुल सही है। हाँ ये क्या होता है, क्या होता है, एक टेंटेटिव होता है चीज, इसका दूसरा नाम होता है टेंटेटिव, ठीक है, टेंटेटिव होता है जो कि एक टेंटेटिव आइडिया होता है, और ये आइडिया जो होता है आपका एक्सेप्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप जो हाइपोथेसिस बनाए वो सही ही हो जाए,
तो एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि एक टेंटेटिव आइडिया होता है, ठीक है, इसका रहा। और इसका जो कंसेप्ट डिफाइन एज द ए जनरलाइज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट्स ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इवेंट्स और रिलेशंस एंड फॉर्म्स द बेसिक यूनिट ऑफ थ्योरी बिल्डिंग। जी, बेसिक थ्योरी ऑफ बिल्डिंग जो होता है क्या होता है, उसको कंसेप्ट को ही बताता है ना, यानी कि अवधारणाओं, वस्तुओं, घटनाओं या संबंधों के किसी वर्ग का सामान्यकृत अमूर्त रूप होती है और सिद्धांत निर्माण की मूल इकाई है। जो सिद्धांत होता है ना, क्या है भाई, निर्माण की वो मूल इकाई है। चलिए नेक्स्ट आ जाए, रिसर्च इज वेस्ट डिफाइंड एज, यानी कि रिसर्च का वेस्ट डिफिनेशन क्या है, अनुसंधान, अनुसंधान की सर्वोत्तम परिभाषा बताइए। तो ए पर्सफुल और सिस्टमेटिक एक्टिविटी होना चाहिए। अनुसंधान क्या होता है, पर्सफुल होता है, उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए और व्यवस्थित गतिविधि होना चाहिए, वही एक अच्छा रिसर्च है, वही रिसर्च का डिफिनेशन है कि क्या होना चाहिए भाई, पर्सफुल होना चाहिए और सिस्टमेटिक एक्टिविटी होना चाहिए, यही क्या है, रिसर्च है। चलिए रिसर्च का परिभाषा क्या है, तो रिसर्च इज प्लान, रिसर्च प्लान में होना चाहिए, जो आप कर रहे हैं प्लानिंग के साथ, लॉजिकल होना चाहिए, सिस्टमेटिक प्रोसेस, स्टेप टू स्टेप करने से आपका डाटा सही आता है, ऑफ इन्वेस्टिगेशंस अंडरटेकिंग टू डिस्कवर न्यू फैक्ट, इससे नया फैक्ट डिस्कवर होता है, वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो पीछे का नॉलेज है आप उसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, एंड एस्टैब्लिश द कॉज और इफेक्ट, जी हाँ, कॉज और इफेक्ट नया एस्टैब्लिश होता है। यदि आपका जहां भी कॉज और इफेक्ट लिखा आ जाए तो वहां आपको क्या समझना है कि हाँ भाई यहाँ पर हमको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बात किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, कॉज और इफेक्ट एक तरीके है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो भी होता है आपका वो कॉज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, पर्सफुल होता है, पर्सफुल जी, एंड फॉलोज द साइंटिफिक स्टेप्स सच एज द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। भाई समस्या क्या है पहले उससे आप देखें, हाइपोथेसिस फॉर्म उसको बनावे, हाइपोथेसिस क्या होता है, टेंटेटिव होता है, उसको फॉर्मुलेट करे, बनावे, डाटा कलेक्शन फिर करना होता है, एनालिसिस और लास्ट में उससे इंटरप्रेट करे, डाटा को एनालाइज करे, मतलब कि इंटरप्रिटेशन करे। अनुसंधान एक क्या होता है, एक सुनियोजित है, तार्किक है, क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य नवीन तथ्यों की खोज करना, पुराने ज्ञान का सत्यापन करना तथा कारण का संबंध करना होता है, स्थापित करना होता है जी। इसमें समस्या की पहचान, समस्या क्या है आखिर उसको पहचान तो करना ही पड़ेगा ना, समस्या की पहचान करना, परिकल्पना निर्माण करना, आंकड़ों का संकलन करना, विश्लेषण, निष्कर्ष जैसे निश्चित चरण होते हैं, इसलिए इसे यादृच्छिक या आकस्मिक प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता है कि तुरंत हुआ तुरंत गया, रैंडमली इसे नहीं कहा जा सकता, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आया जाए। 7 क्या है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिसर्च इज, यानी कि अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राइमरी पर्पस अनुसंधान का क्या है ये बताइए, ठीक है। तो सपोर्ट ट्रेडिशन, नहीं परंपरा को सपोर्ट करना नहीं होता है, हाँ, जनरेट न्यू नॉलेज, नया ज्ञान उत्पन्न करना, यही रिसर्च का प्राइमरी पर्पस होता है कि नया नया ज्ञान उत्पन्न करना क्या है भाई, रिसर्च का प्राइमरी पर्पस है, ठीक ना। यानी कि द सेंट्रल एम ऑफ रिसर्च इज नॉलेज, ठीक है, नॉलेज है तो रिसर्च नया नया ज्ञान उत्पन्न होता है, रिसर्च से ही होता है, नया नया खोज होता है। द सेंट्रल एम ऑफ रिसर्च इज नॉलेज जनरेशन एंड थ्योरी बिल्डिंग, नॉलेज जनरेट होगा, थ्योरी बिल्डिंग, थ्योरी बनेगा। रिसर्च हेल्प्स इन डिस्कवरिंग न्यू प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल जो होता है रिसर्च डेवलप होता है, वैलिडेटिंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज, और पुराना थ्योरी को भी वैलिडेट करना पड़ता है रिसर्च में, एंड सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाता है, यानी कि थ्रू द साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। अनुसंधान जो होता है, अनुसंधान का मूल उद्देश्य नवीन ज्ञान का सृजन करना, नया नया ज्ञान जो आता है अनुसंधान से ही आता है, सिद्धांतों का विकास तथा वास्तविक जीवन की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान करना है, केवल मत या विश्वास की पुष्टि नहीं करता बल्कि प्रमाणों के आधार पर सत्य स्थापित करता है कि क्या सत्य है
वो स्थापित करा जाता है। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आया जाए। क्या है? रिसर्च इज करेक्टराइज्ड बाय, अनुसंधान की पहचान होती है। अनुसंधान की क्या पहचान है? तो गैस वर्क, जितना सिर्फ अनुमान करके अनुसंधान नहीं हो सकता। सब्जेक्टिविटी नहीं हो सकता। सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स, यानी कि व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया जो होता है वही आपका क्या होता है? रिसर्च का करेक्टर होता है। ठीक ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली रिसर्च फॉलो करता है सिस्टमेटिक सीक्वेंस को। रिसर्च हमेशा आप याद रखेंगे कि सिस्टमेटिक सीक्वेंस को फॉलो करता है। एंड रिमेन्स फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायसनेस। होता है कि बायस क्या होता है? कोई अपना आदमी है तो उसको एंट्री दे देना, या आप किसी से मान लीजिए रिसर्च करने के लिए ब्लड ले रहे हैं तो प्रॉपर कंसेंट होना चाहिए जिसके साथ कर रहे हैं, इसलिए वहां पर बायसनेस आ जाता है। और यानी कि बायसनेस फ्री होना चाहिए, पर्सनल व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी एंश्योर्स, ठीक है, एक मिनट यहाँ जो आपका रहा, ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर्स रियलिटी, उसको वैलिडेट करता है एंड वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग्स, जो रिजल्ट्स मिलता है। यानी कि अनुसंधान एक निश्चित क्रम का पालन करता है तथा शोधकर्ता की व्यक्तिगत भावनाओं से मुक्त रहता है। यानी कि पर्सनल चीज से उससे अलग रखना होता है। पर्सनल चीज से अलग रखना होता है रिसर्च को, ये जान लीजिए। व्यक्तिगत उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ जाता है। वस्तुनिष्ठता परिणामों की विश्वसनीयता, यानी कि अगर आप वस्तुनिष्ठता रखते हैं तो परिणाम में विश्वसनीयता रहता है, रियलेबल रहता है और बेहतर सुनिश्चित करती है आपका वस्तुनिष्ठता। ठीक, अब क्या है? विच इज नॉट ए, एक मिनट, ठीक, चलिए, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ रिसर्च, यानी कि निम्न में से कौन सा अनुसंधान की विशेषता नहीं है। यहाँ बताना है कि कौन सा विशेषता नहीं है, यानी कि आपको गलत उत्तर चुनना है, सही उत्तर नहीं चुनना है। इसमें कौन सा गलत है? तो रिसर्च कंट्रोल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इम्पिरिकल होना चाहिए, रेप्लिकेबल होना चाहिए, बार बार दोहराने योग्य होना चाहिए। रिसर्च क्या है? रैंडम एंड अनप्लान, यादृच्छिक और अनियोजित। क्या आपको लग रहा है कि होना चाहिए अनप्लान्ड? कभी रिसर्च जब भी होता है प्लान वे में होता है, कहीं से उठा कर नहीं कर लेंगे, रैंडम होता है वो चीज, इसलिए ये गलत है। गलत है, तब का आंसर यहाँ पे डी सही होगा, जो गलत वाला को चुनना है। तो ये क्यों होगा भाई? रिसर्च इज कंट्रोल, कंट्रोल कंडीशन में रिसर्च होता है। इम्पिरिकल एंड वेरीफिएबल होता है। रेंडमनेस डिस्ट्रॉय साइंटिफिक एक्यूरेसी एंड रियलिबिलिटी, उसको बढ़ाता है। अनुसंधान नियंत्रित, अनुभवजन एवं पुनरावृत्ति योग्य होता है, उसको दोहराने योग्य होता है। यादृच्छिकता वैज्ञानिक विश्वसनीयता को समाप्त कर देती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है? रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ, यानी कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है। क्या कह रहा है कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है भी? पर्सनल बिलीफ, पर्सनल बिलीफ थोड़ी अनुसंधान का प्रक्रिया होता है। साइंटिफिक इंक्वायरी, बिल्कुल सही है। अनुसंधान प्रक्रिया किसका है? साइंटिफिक इंक्वायरी का। जो रिसर्च क्या है? एक प्रक्रिया है, जो क्या है आपका यहाँ पर वैज्ञानिक अन्वेषण। ठीक, क्या है? रिसर्च यूजेज साइंटिफिक मेथड, रिसर्च का यूज होता है आपका साइंटिफिक मेथड में होता है, जिसमें ऑब्जर्वेशंस होता है, आप ऑब्जर्व करते, एक्सपेरिमेंट करते, वेरिफिकेशंस एंड जनरलाइजेशन जो होता है, ये सारा रिसर्च का ही पार्ट रहा। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशन पे बेस्ड नहीं होता है, ना ही ट्रेडिशन पे बेस्ड होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन बेस्ड हो जाए, ऐसा नहीं होता है। यानी कि अनुसंधान जो होता है वैज्ञानिक विधि पर आधारित होते हैं। जो वैज्ञानिक विधि होता है उसी पे अनुसंधान होता है। अब जैसे अवलोकन हुआ, प्रयोग हुआ, सत्यापन और सामान्यीकरण, ये सब चीज जो है आपका अनुसंधान का बात है। यह केवल परंपरा या अंतर ज्ञान पर निर्भर नहीं करता है कि जो पहले से चल रहा है सिस्टम उसी सिस्टम को फॉलो करे, वो रिसर्च नहीं होता है। कि जो शुरू से आ रहा है, जो एंशियंट से आ रहा है, अभी उसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो रिसर्च नहीं होता है। एक नया खोज करना, यही जो होता है रिसर्च का मेन मोटो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं।
which of the following is not an essential characteristic of good teaching? मतलब कि इसमें कह रहा कि बताइए कि गुड टीचिंग का कौन सा इसेंशियल नहीं है। यहाँ भी आपको गलत उत्तर चुनना है, सही उत्तर नहीं चुनना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी शिक्षण की अनिवार्य विशेषता नहीं है? जो नहीं है वो चुनना है, आपको गलत चुनना है। तो क्या है भाई? क्लियर कम्युनिकेशन। एक अच्छा टीचिंग के लिए बातचीत क्लियर होना चाहिए ना, बहुत सही बात है, होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग, जब टीचिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर प्लानिंग वे में करें, क्या पढ़ाना है नहीं करना है। रूट मेमोराइजेशन ओनली, केवल रटन पद्धति नहीं, यही गलत है। सिर्फ रट करके पढ़ाई करना, ये पढ़ाई का कोई सीक्वेंस नहीं है, न ये गुड टीचिंग में आता है। रट्टाफिकेशन क्या होता है? आप आज रट रहे हैं, 5 दिन बाद भूल जाइएगा, तो ये होता है रट्टाफिकेशन पढ़ाई, जो कि बच्चे के लिए होता है। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि एक एसेंशियल करेक्टर नहीं है टीचिंग का, ठीक है। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बिल्कुल सही है। स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके एक्टिव होकर पढ़ता है तो लॉन्ग समय तक बातें याद रहती है। यानी कि गुड टीचिंग फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग फोकस करेगा, समझ पे करेगा। थिंकिंग, सोचने की क्षमता विकसित करेगा कि बच्चा किस तरह से स्टूडेंट सोच सकता है किसी भी चीज को। सिर्फ रटना नहीं है कि रट लिए हो गया, थिंकिंग करना, सोच विचार करना, एप्लीकेशंस को लगाना। नोट ओनली ऑन मेमोराइजेशन फैक्ट, सिर्फ याद कर लेंगे तो वो नहीं होता है। रूट मेमोराइजेशन जो होता है ना, इसका मतलब होता है लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे याद कर लिए, क्या होगा? यही होता है रूट मेमोराइजेशन, बिना मतलब कि समझे याद कर लेना है। यानी कि which इसका मतलब क्या होता है? which means result in short term memory, मतलब कम समय के लिए आपको याद होता है वो बातें। एंड पुअर कंसेप्चुअल, कंसेप्ट कुछ रहता नहीं है, कंसेप्ट तो निकल जाएगा ना। कोई चीज याद कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे कंसेप्ट तो रहता नहीं है। कंसेप्ट क्या होता है? बाहर निकल जाता है, तो आप खुद दिन याद रखेंगे। जो याद करने वाले स्टूडेंट होते हैं खुद दिन याद रखेंगे, फिर आप निकल जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो कंसेप्चुअल होता है, जो कंसेप्ट होता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी चल जाता है, आप उसे कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। यानी कि अच्छा शिक्षण केवल याद कराने तक सीमित नहीं होता, सिर्फ याद करा दिए हो गया, वो अच्छा शिक्षण नहीं होता, बल्कि चिंतन समझ और चिंतन और प्रयोग पर आधारित होता है, ठीक है। यानी कि समझ, चिंतन और प्रयोग पर जो टीचिंग होता है बहुत ही अच्छा टीचिंग होता है। रटन पद्धति में विद्यार्थी बिना समझे बातें याद करते हैं, जिनसे न तो अस्थायी ज्ञान बनता है और न ही अवधारणात्मक स्पष्टता आती है। इसलिए केवल रटना अच्छी शिक्षण की विशेषता नहीं है, केवल रट लेना अच्छी शिक्षण की क्या है? विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक क्या है? जो प्रभावी शिक्षण बनेगा उसके लिए आवश्यक क्या है? तो वन वे कम्युनिकेशन, जी नहीं, वन वे कम्युनिकेशन तो ही प्रभावी शिक्षण हो सकता है। टीचर सेंटर अप्रोच नहीं। एक्टिव लर्नर इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल सही है। जब लर्नर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो वही क्या होता है? आपका इफेक्टिव टीचिंग होता है। एक्टिव लर्नर इन्वॉल्वमेंट, शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी जो होता है, क्या होता है? आपका इफेक्टिव टीचिंग होता है। यानी कि लर्निंग बिकम मीनिंगफुल होता है। लर्निंग व्हेन स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट थ्रू द क्वेश्चनाइजिंग, जब बच्चों से क्लास में पढ़ाते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है? स्टूडेंट एक्टिव मोड में होता है और उस चीज को जवाब देता है, तो क्या होगा? जो भी पॉइंट नहीं आएगा वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। डिस्कशन करने से भी कंसेप्ट क्लियर होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो समस्या है भाई उसे सॉल्व करना भी चाहिए। सॉल्व करने से क्या होता है? जो भी कुछ मान लीजिए नहीं आ रहा है वो बात क्लियर हो जाता है। पैसिव लिसनिंग रिड्यूसेस द, जैसे लेक्चर मेथड होता है, ठीक है। लेक्चर मेथड में क्या होता है? स्टूडेंट पैसिव होता है, सिर्फ सुनता है, टीचर लेक्चर दे के निकल जाते हैं, तो उसमें समझ में आया नहीं आया को मैटर नहीं करता है। और इसमें फायदा क्या है लेक्चर मेथड में? एक टीचर को बहुत सारे स्टूडेंट को एक टाइम में पढ़ाने का मौका मिलता है, लेकिन स्टूडेंट को पढ़ाई समझ में आवे नहीं आवे उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये होता है लेक्चर मेथड, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन नहीं करा जाता है टीचर से। जब विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो चर्चा करते हैं और गतिविधियों में भाग लेते हैं, तभी अधिगम प्रभावी होता है। जब गतिविधि में भाग लेते हैं, चर्चा करते हैं, क्या होगा? अधिगम प्रभावी होगा। केवल सुनते रहने से गहरी समझ विकसित नहीं होती है, इसलिए सक्रिय सहभागिता प्रभावी शिक्षण का मुख्य आधार है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच फैक्टर वीकेंस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि इसमें से कौन सा फैक्टर जो होता है कमजोर है, ठीक है, यानी कि कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कमजोर करता है, जो कमजोर करता है वो आपको बताना है। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यूज ऑफ टीचिंग एड, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करके टीचिंग को स्ट्रॉन्ग करा जाता है, बिल्कुल सही है। लैक ऑफ फीडबैक, प्रतिपुष्टि का अभाव, यही तो ऑप्शन गलत है। कमजोर करता मतलब यही कमजोर करता है। मोटिवेशन ऑफ लर्नर, पढ़ाने के बीच बीच में अगर मोटिवेट करते हैं तो लर्नर्स के लिए बेटर होता है। लैक ऑफ फीडबैक, यानी फीडबैक नहीं आता है तो क्या होगा, लर्निंग बहुत ही डिले होगा, यानी कि बहुत ही खराब होगा, इसलिए आपको बहुत ही कमजोर होगा, यानी आपका ऑप्शन संख्या सी सही है। क्यों सही है, फीडबैक हेल्प लर्नर टू नो देयर, यानी कि जो भी मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक को अगर देखने में फीडबैक ही हेल्प करता है, तो फीडबैक हेल्प क्या करता है, लर्नर टू नो देयर मिस्टेक एंड इम्प्रूव, जो भी आपके अंदर मिस्टेक है उसे इम्प्रूव करने का काम फीडबैक करवाता है। विदाउट फीडबैक लर्निंग रिमेन्स इनकम्प्लीट, जब फीडबैक ही नहीं आएगा लर्निंग थोड़ी अच्छा होगा, लर्निंग इनकम्प्लीट होगा, इन डायरेक्शनलेस, कोई इसका डायरेक्शन नहीं रहता है। यानी कि प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों को यह पता चलता है कि वे कहाँ सही है, क्या है वो कहाँ सही है और कहाँ सुधार की आवश्यकता होती है, वो क्या करती है, प्रतिपुष्टि बताती है कि विद्यार्थी को सुधार की कहाँ जरूरत है, ठीक है। प्रतिपुष्टि के बिना सीखने की प्रक्रिया अधूरी और दिशाहीन होती है, जब प्रतिपुष्टि नहीं होती है तो उस चीज को आप पूर्णतः सीख नहीं सकते, ठीक ना। एन इफेक्टिव टीचर शुड प्राइमरीली, यानी कि एक प्रभावी शिक्षक को मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, एक जो प्रभावी शिक्षक होता है उसे मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, इस पॉइंट को देखा जाए तो डिकेट्स नोट्स लिखवाना, खाली नोट्स लिखवाने से थोड़ी हो जाता है। इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि एक अच्छा शिक्षक का पहचान यही होता है कि बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, सोचना समझना, सोचने समझने की प्रवृत्ति डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना, यही एक अच्छे शिक्षक का काम होता है, ठीक है। मतलब एक अच्छा शिक्षक, इफेक्टिव टीचिंग वही होता है। The goal of higher education is to develop analytical एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करा जाता है, यही क्या होता है, एक इफेक्टिव टीचर का पार्ट होता है। नोट ओनली मेयर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन बता कर निकल जाना, ये अच्छा टीचिंग नहीं होता है, ठीक ना। यानी कि उस शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, सिर्फ जानकारी देकर निकल गए, ये नहीं होता है, बल्कि विश्लेषण, तर्क और आलोचनात्मक सोच विकसित करना है। इसलिए प्रभावी शिक्षक छात्रों को सोचने और प्रश्न करने के लिए प्रेरित करते हैं कि सोचना, थिंकिंग करना और प्रश्न करना, प्रश्न जब किया जाता है तो क्या होता है, शिक्षण और ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। Which of the following is least related to effective teaching, यानी कि करा कि इसमें इफेक्टिव टीचिंग का क्या है रिलेटेड, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण की सबसे कम संबंधित है, सबसे कम क्या संबंधित है, इसमें एक ऑप्शन छूट गया है, इसको फिर ऑप्शन कर देते हैं, क्या होगा, यानी कि टीचिंग विदाउट इंटरेक्शन, क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन आपका टीचिंग विदाउट इंटरेक्शन मेक्स स्टूडेंट, ठीक है, मेक्स स्टूडेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण की सबसे कम संबंधित है, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, यस ऑब्जेक्टिव टीचिंग का जो होता है अच्छा से डिफाइन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लर्नर मोटिवेशन, बच्चे को मोटिवेशन जरूरी है पढ़ाने के क्रम में। कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, अब जब बार बार जब पढ़ा रहे होते हैं क्लासरूम में तो बार बार जब बच्चे से क्वेश्चन करते रहते हैं तो क्या होता है, पूरे कॉन्सेप्ट जो भी नहीं आता वो भी क्लियर हो जाता है। और टीचिंग विदाउट इंटरेक्शन मैक्स स्टूडेंट, यानी कि बिना टीचिंग का अगर कराया जाए तो वहां पर क्या होता है,
वो इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। टीचिंग विदाउट इंटरेक्शन मैक्स स्टूडेंट पैसिव होता है, वहां पे क्या होता है पैसिव एंड अनइंटरेस्टेड। जब पैसिव रहेगा और अनइंटरेस्टेड रहेगा थोड़ी पढ़ाई अच्छा होगा। रिड्यूसिंग द अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, यानी कि उस पर इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। इफेक्टिव टीचिंग इज इंटरेक्टिव एंड लर्नर सेंटर होता है। जो इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है भाई, वो जो होता है ना इंटरेक्टिव होता है और लर्नर सेंटर्ड होता है, क्योंकि उसमें लर्नर को खुद पढ़ने का मौका मिलता है। जब लर्नर खुद पढ़ता है ना तो टीचिंग क्या होता है बहुत ही इफेक्टिव होता है। यानी कि बिना संवाद का व्याख्यान छात्रों को निष्क्रिय बना देता है। कोई संवाद नहीं है, व्याख्यान चल रहा है, छात्रों को निष्क्रिय बना देगा, जिनसे ना तो रुचि बनती है, रुचि भी नहीं बनेगी बच्चों में, और ना ही अस्थायी अधिगम होता है। प्रभावी शिक्षण हमेशा संवादात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित होता है, जो कि शिक्षार्थी केंद्रित होता है, जो कि प्रभावी शिक्षण होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, हाउ कैन ए टीचर मोटिवेट अ स्टूडेंट टू लर्न इफेक्टिवली। मतलब कि कैसे एक टीचर स्टूडेंट को लर्निंग के लिए मोटिवेट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको। एक शिक्षक छात्रों को प्रभावी रूप से सीखने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका होगा by creating an interactive and supportive learning environment। बिल्कुल सही है कि लर्निंग को इंटरेक्टिव बनाना, इंटरेस्ट बनाना। जब लर्निंग को पता है, जब इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है तो बच्चा खुद उसमें इंटरेस्ट लेता है पढ़ने में। दबाव देकर, प्रेशर दे करके पढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, एंड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि संवादात्मक एवं सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण बना करके, जबरदस्ती प्रेशर दे करके आप पढ़ा नहीं सकते। लर्निंग को इंटरेक्टिव बना करके आप क्लासरूम को अपने हैंड ओवर कर सकते हैं। ठीक, एक्टिविटीज करवा के भी कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के द्वारा थोड़ी होता है, कभी नहीं हो पाएगा। बार बार दंड बच्चे को पनिशमेंट देंगे तो होगा नहीं होगा। और बच्चा का जो रुचि है उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। बच्चा का इंटरेस्ट क्या है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, उसको भी देखा जाना चाहिए। ठीक है, जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से लर्निंग करवा जाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को भी समझ में आए और टीचर को भी अपने टॉपिक पे पकड़ हो। चलिए आते क्यों ऐसा है। मोटिवेशन इंक्रीजेस द व्हेन स्टूडेंट फील इंटरेस्ट। जब स्टूडेंट को इंटरेस्ट आएगा ना तो लर्निंग खुद अच्छा होगा और मोटिवेशन खुद इंक्रीज होगा। जब इंटरेस्ट, इसलिए पढ़ाई में क्या होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट जगाना होता है, कि इंटरेस्ट जगना चाहिए बच्चों में। ठीक है, रेस्पेक्टेड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व, और क्या होता है भाई, एक्टिवली इन्वॉल्व कीजिए, उस चीज को करवाइए। एन इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट एनकरेज द क्वेश्चनाइजिंग, क्वेश्चन करने की प्रवृत्ति डेवलप होती है। डिस्कशन एंड क्यूरियोसिटी विच नेचुरली प्रमोट द लर्निंग, और उस लर्निंग को क्या नेचुरली प्रमोट हो जाता है। जब छात्रों को कक्षा में रुचि, सम्मान और भागीदारी का अवसर मिलता है तो उनकी आंतरिक प्रेरणा जो होता है बढ़ती है। जब अंदर से पढ़ने की भावना आ जाएगी तब क्या है, तब खुद ब खुद लर्निंग बहुत ही बेहतर बनेगा। यानी कि संवादात्मक वातावरण में प्रश्न पूछने, विचार व्यक्त करने, जिज्ञासा को बढ़ावा देता है, जिससे क्या होता है अधिगम स्वाभाविक रूप से प्रभावी होता है, यानी कि ज्यादा अधिगम प्रभावी होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन आपका, व्हिच फैक्टर मोस्ट स्ट्रांगली प्रमोट द इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन लर्नर्स। यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में क्वेश्चन, क्या फैक्टर है इसका, यानी कि निम्न में से कौन सा तत्व शिक्षार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को सबसे अधिक बढ़ाता है। यानी कि आंतरिक प्रेरणा को सबसे अधिक कौन बढ़ाता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड ऑटोनोमी, उपलब्धि और स्वायत्तता की भावना। ये जी हाँ, ये जो होता है ऑटोनोमी को बढ़ाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन आता है इसी में, ऑटोनोमी आजादी देने में, यानी कि इंटरेस्ट जगाने में। ठीक है, क्या है इंट्रिंसिक मोटिवेशंस अराइजेस व्हेन लर्नर फील कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट। खुद अगर पढ़ने का मौका मिले तो क्या होता है कि लर्निंग और ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। रिवार्ड एंड फियर क्रिएट टेम्पोररी मोटिवेशन। किसी को आप स्टूडेंट को रिवार्ड और डरा रहे हैं तो टेम्पोररी है, 5-10 दिन पढ़ेगा फिर वही जो पहले वाला सिस्टम है वही आ जाएगा, यानी कि वो परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, ऑटोनोमी एंड सक्सेस क्रिएट
लास्टिंग इंटरेस्ट लर्निंग, जब तक लर्निंग को इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जाएगा तब तक परमानेंट कैटेगरी, जब इंटरेस्टिंग बन जाएगा तो खुद ब खुद स्टूडेंट उस चीज को बार बार पढ़ना चाहेंगे और उसको पढ़ के अपने अंदर निकाल लेते हैं, मतलब कि कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि आंतरिक प्रेरणा तब उत्पन्न होती है जब विद्यार्थी स्वयं को सक्षम और स्वतंत्र अनुभव करते हैं, यानी कि स्वयं को सक्षम, हम इस चीज को कर सकते हैं और स्वतंत्र अनुभव करते हैं कि हाँ किसी के सहारे के बिना भी किया जा सकता है, मुझे टीचर का हेल्प नहीं चाहिए। यानी कि पुरस्कार और भय क्या होता है, अस्थायी प्रेरणा देते हैं, जबकि उपलब्धि और स्वेच्छा अस्थायी सीखने की इच्छा उत्पन्न करती है। ठीक है, कोई उपलब्धि होता है क्या होता है, अस्थायी सीखने की मतलब कि उसको इच्छा को उत्पन्न करती है। जी चलिए नेक्स्ट आते हैं क्या क्वेश्चन, ए टीचर कैन सस्टेन द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड बाय, यानी कि एक शिक्षक छात्रों को रुचि बनाए रख सकता है। कैसे रख सकता है टीचर छात्रों को रुचि पढ़ाई में, तो इनकरेजिंग द एक्टिव पार्टिसिपेशन, इस चीज को बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करके जो होता है एक टीचिंग मतलब स्टूडेंट्स को आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और मतलब कि पढ़ाई को इंटरेस्ट बना जगा सकते हैं। कब, जब एक्टिविटीज करा करके, जब बच्चे में एक्टिविटी होगा। ठीक है, मान लीजिए आप सॉइल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सॉइल को आप लेके पढ़ाएंगे तो क्या होगा, उस समय बहुत ज्यादा ही बच्चे में इंटरेस्ट आएगा, क्या इसके बारे में पता है, जरा इसका पार्ट क्या है सॉइल का। तो इस टाइप से अगर पढ़ाया जाता है तो क्या होता है, लर्निंग ऑलरेडी क्या होता है, इंटरेक्टिव बन जाता है और स्टूडेंट एक्टिव मूड में रहता है क्वेश्चन आंसर करना। जब बच्चे आपसे क्वेश्चन करेंगे तो लर्निंग ऑलरेडी, जब आप उसको बच्चे को समझाएंगे तो क्या होगा, जो भी कंसेप्ट है वो क्लियरफाई वहां पे हो जाता है। वही क्या होता है आपका स्टूडेंट मतलब कि रुचि बनाए रखने के लिए आपको यही चाहिए। ठीक, चलिए क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व द डिस्कशन, डिस्कशन के माध्यम से होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी जो बताए थे हम, कोलैबोरेशन which which enhances the attentions and deep understanding इससे बढ़ता है। ठीक है, सक्रिय सहभागिता में चर्चा, समस्या समाधान होता है, सहयोग शामिल होता है जो ध्यान और गहन समझ को बढ़ाता है, जो क्या करता है, जो ध्यान और ज्ञान समझ को आगे बढ़ाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्या है, विच टीचिंग प्रैक्टिस डिमोटिव्स लर्नर, यानी कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अभ्यास छात्रों को हतोत्साहित करता है, यानी कि डिमोटिवेट करता है। वो यहाँ पूछ रहा है कि जो डिमोटिवेट करता है उसको बताइए। ठीक ना, तो अप्रिशिएटिंग एफर्ट्स, जी हाँ प्रयासों की सराहना करना एक अच्छा बात है। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये भी सही बात है। इग्नोरिंग द स्टूडेंट क्वेश्चन, यानी कि स्टूडेंट को क्वेश्चन को अगर इग्नोर करते हैं तो क्या है ये जो है इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं है, यानी कि डिमोटिवेट होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप टीचर हो के स्टूडेंट क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो सही है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं ये क्या है आपका, यही बच्चे को डिमोटिवेट करता है, यानी कि आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही होगा। इनकरेजिंग द क्यूरियोसिटी, हाँ क्यूरियोसिटी को इनक्रीज करना बिल्कुल सही है। When a student डाउट आर इग्नोर, यानी कि जब बच्चे का डाउट आप इग्नोर करते हैं, क्या होता है, जब बच्चे का डाउट इग्नोर करते हैं तो टीचिंग जो होता है इफेक्टिव नहीं होगा ना, बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे। यानी कि जब स्टूडेंट का डाउट आप इग्नोर करेंगे तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे एंड दे फील डिस्करेज एंड लॉस कॉन्फिडेंस, इससे कॉन्फिडेंस में क्या होगा, लॉस हो जाता है। मोटिवेशन रिक्वायर्ड रिकॉग्निशन एंड इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, यानी क्या करता है भाई कि इंटेलेक्चुअल सपोर्ट करता है। ठीक ना, जब छात्रों के प्रश्नों की अनदेखी की जाती है, जब छात्र टीचर से प्रश्न करते हैं उसको अनदेखी कर दिया जाता है तो उनका आत्मविश्वास घटता है, भाई हम पूछ रहे हैं टीचर जवाब नहीं दे रहे हैं, और सीखने में जो रुचि खो देते हैं। जब सीखने में रुचि खो देंगे तब तो बहुत डिमोटिवेशन की बात हो जाती है। प्रेरणा के लिए मान्यता और बौद्धिक सहयोग आवश्यक है, यानी कि मान्यता और बौद्धिक सहयोग जो होता है प्रेरणा के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डेवलप लॉन्ग टर्म लर्निंग मोटिवेशन इज टू, यानी कि
दीर्घकालिक अधिगम प्रेरणा विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? लंबा समय तक पढ़ाई को जारी रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका बताइए, क्या हो सकता है? तो एम्फसाइज कंपटीशन ओनली, सिर्फ केवल प्रतिस्पर्धा पर बल देना, बिल्कुल गलत है। क्रिएट फियर फेलियर, जी नहीं, डरा धमका के नहीं। प्रमोट मीनिंगफुल एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जी हाँ, आप मीनिंगफुल बच्चे को खुद से पढ़ाने के लिए बढ़ावा दीजिए, ठीक है। जब आप खुद से पढ़ेंगे ना तो बहुत ही पढ़ाई इंटरेक्टिव होता है, ठीक है। चलिए, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन जो होता है डेवलप व्हेन लर्निंग इज मीनिंगफुल, लर्निंग मीनिंगफुल होता है, पढ़ाई जब समझ में आवे तो बातें अच्छी होती है। स्टूडेंट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और खुद पढ़ने के लिए क्या होता है, एक्टिव होता है। जब स्टूडेंट खुद एक्टिव होगा तो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन होगा, और वहां पे क्या होता है, नॉलेज इंक्रीमेंट होता है। यानी कि दीर्घकालिक प्रेरणा तब विकसित होती है जब अधिगम सार्थक हो, ठीक ना, और विद्यार्थी सीखने की जिम्मेदारी स्वयं लेके खुद स्वयं वो सीख सकते हैं। इसमें इससे उनमें आत्म प्रेरणा और आजीवन अधिगम की प्रवृत्ति विकसित होती है कि जिंदगी भर वो पढ़ाई सीख सकते हैं, ठीक। अब क्या है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ फीडबैक इन टीचिंग, यानी कि शिक्षण में फीडबैक प्रतिपुष्टि की भूमिका क्या है? देखिए, मेन तो इसी का भूमिका है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि फीडबैक की भूमिका क्या होती है। तो क्या है, इट हेल्प्स ओनली टीचर, नहीं, सिर्फ टीचर इंप्रूव थोड़ी होता है फीडबैक में। इट इज नॉट एसेंशियल इन लर्निंग, लर्निंग एसेंशियल तो फीडबैक नहीं है ही। इट इज गिवन ओनली एट एंड ऑफ द कोर्स, अब एंड ऑफ द कोर्स में थोड़ी फीडबैक लास्ट में दिया जाता है। इट हेल्प्स बोथ द टीचर्स एंड स्टूडेंट टू इम्प्रूव, टीचर में क्या कमी है, स्टूडेंट में क्या कमी है, ये फीडबैक से पता चलता है। दोनों का कमी किस में देखा जाता है, फीडबैक में देखा जाता है। यह शिक्षक और छात्र दोनों को सुधारने में सहायता करता है, ठीक है। छात्र में क्या कमी है, टीचर में क्या कमी है, ये यहाँ फीडबैक का यही मुख्य भूमिका होता है, ठीक है। यानी कि फीडबैक इज ए टू वे प्रोसेस, फीडबैक क्या होता है आपका, टू वे प्रोसेस होता है। इट हेल्प्स टीचर्स टू मॉडिफाई देयर टीचिंग strategy and helps a student to understand their strength and weakness, क्या कमी है भाई, टीचर में क्या कमी है, ठीक है, स्टूडेंट में क्या कमी है, इस चीज को देखा जाता है। यानी कि स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ, क्या मजबूती है, क्या कमी है। विदाउट फीडबैक, बिना फीडबैक पता चलेगा कि किस में कमजोरी है, किस में मजबूती है। नाइदर टीचिंग कैन इम्प्रूव नोट नोट लर्निंग कैन बिकम इफेक्टिव, बिना फीडबैक के जो होता है लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो सकता है। यानी कि फीडबैक एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, इससे शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करते हैं और छात्रों को अपने त्रुटियों व प्रगति का ज्ञान होता है। फीडबैक के बिना न तो शिक्षण प्रभावी बन सकता है और न ही अधिगम पूर्ण हो सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 22 नंबर क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लर्नर सेंटर टीचिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का सर्वोत्तम वर्णन करता है, वो बताना है आपको। तो टीचर टेक मोस्ट ऑफ टाइम, जी नहीं, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग, छात्र सीखने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यही जो होता है एक मतलब कि लर्नर सेंटर को डिस्क्राइब करता है, एक्टिव मोड में छात्र होते हैं, ठीक है। यानी कि लर्नर सेंटर टीचिंग फोकस ऑन स्टूडेंट पे फोकस करा जाता है। नीड्स, स्टूडेंट का क्या जरूरत है भाई, इंटरेस्ट एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इंटरेक्शन, डिस्कशन भी होना चाहिए। एक्टिविटीज मेक लर्निंग मीनिंगफुल, और एक्टिविटीज क्या होता है, लर्निंग को मीनिंगफुल बना देता है। यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में छात्रों की आवश्यकता क्या है, रुचियां क्या है, रुचि भी देखा जाता है, और सक्रिय सहभागिता पर बल दिया जाता है। संवाद और गतिविधियां सीखने को सार्थक बनाती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाई आर टीचिंग इन ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट, शिक्षण उद्देश्यों का महत्व क्यों है, शिक्षण उद्देश्यों का महत्व क्यों है, क्योंकि दे प्रोवाइड डायरेक्शन टू टीचिंग,
वे शिक्षण को दिशा देते हैं। सही ना भाई, टीचिंग का मतलब क्या है, शिक्षण को सही दिशा मिलता है टीचिंग टीचिंग का, ठीक ना। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई व्हाट इज टू अचीव, आपने करा है चुप करा, क्या करा, गाइड द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट मेथड एंड इवोल्यूशन, यही टीचिंग का उद्देश्य होता है। यानी कि उद्देश्य स्पष्ट करते हैं कि क्या प्राप्त करना है तथा विषय वस्तु विधि और मूल्यांकन को दिशा प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच फैक्टर मोस्ट इनहांस क्लासरूम इंटरेक्शंस, कौन सा तत्व कक्षा में संवाद को अधिक बढ़ाता है, यानी कि संवाद को अधिक बढ़ाया जाता है, कौन सा शिक्षण बढ़ाता है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फियर पनिशमेंट, पनिशमेंट देकर थोड़ी होता है, बच्चा ऐसे डर जाएगा। ओपन एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, यहाँ खुला एवं सहयोगात्मक वातावरण जो होता है, ये क्या करता है, क्लासरूम इंटरेक्शन को इनहांस करता है। छूट देना, छूट दे के पढ़ाना, एकदम सपोर्टिव ओपन पढ़ाना, ठीक है। प्रेशर नहीं देना, पढ़ाई प्रेशर नहीं देना चाहिए कभी भी। आप खुद, आपका इंटरेस्ट, जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो खुद पढ़ेंगे, ठीक ना। यानी कि एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो होता है, इनकरेज द स्टूडेंट टू एक्सपर्ट आइडिया एक्सप्रेस आइडिया, जो आइडिया है उसको आप बताएं, आगे बढ़ाएं, फ्रीली आस्क क्वेश्चंस एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली पार्टिसिपेट हो। यानी कि सहयोगात्मक वातावरण छात्रों को स्वतंत्र रूप से विचार करने, फ्री होकर के प्रश्न पूछने और सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, which of the following वीकनेस इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग का कमजोरी क्या है, कमजोरी बताना है आपको, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण को कमजोर करता है, कौन सा कड़ी है जो शिक्षण को कमजोर करता है। तो क्लियर, जी हाँ बिल्कुल सही है, होना चाहिए एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बिल्कुल सही है। लैक ऑफ फीडबैक, यदि फीडबैक की कमी हो तो क्या होता है, ये वीकनेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग का सबसे बड़ा वीकनेस फीडबैक ही होता है, अगर ना मिले तब। विदाउट फीडबैक जो होता है, क्या है, विदाउट फीडबैक स्टूडेंट डू नॉट नो देयर प्रोग्रेस, बिना फीडबैक के स्टूडेंट प्रोग्रेस थोड़ी कुछ हो पाएगा, ना ही टीचर में हो पाएगा। अब क्या कमी टीचर का है पता चलता है फीडबैक से। तो टीचर्स कैन नॉट इम्प्रूव देयर ओन मेथड्स, यानी कि मेथड्स को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे टीचर्स, क्या उनमें कमी है, क्या स्टूडेंट में कमी है। यानी कि हेंस एब्सेंस ऑफ फीडबैक वीकनेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि फीडबैक के बिना छात्रों को अपनी प्रगति का ज्ञान नहीं होता कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आगे आपको क्या करना चाहिए। और शिक्षक भी विधियों में सुधार नहीं कर पाते कि आप में क्या कमी है, आपको क्या इन्हांसमेंट करना है, ये पता नहीं चल पाता है। इसलिए प्रतिपुष्टि का अभाव जो है अधिगम प्रक्रिया को कमजोर कर देता है, ठीक। अब आते हैं 26 में, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इवोल्यूशन टीचिंग, यानी कि शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है भाई। तो टू रैंक स्टूडेंट ओनली, जी नहीं, रैंक थोड़ी होता है। टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, हाँ, सुधार के लिए प्रतिपुष्टि देना, क्या कमी है उसको बताना, ये क्या होता है, टीचिंग का इवोल्यूशन प्रोसेस होता है। इवैल्यूएट किया जाता है कि भाई आप में ये कमी है, इसको आप सुधार करें, ठीक है। यही जो होता है टीचिंग का जो होता है इवोल्यूशन प्रोसेस होता है, ठीक। यानी कि इवोल्यूशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना, वीकनेस क्या कमजोरी है लर्नर्स का, उस चीज को बताना, एंड ऑल्सो इन improving teaching methods. It is not merely for grading but for continuous improvement of both teaching and learning, यानी कि मूल्यांकन से छात्रों की शक्तियों कमजोरियों का पता चलता है कि क्या कमजोरी है, क्या छात्र में शक्ति है, क्या उसमें स्ट्रेंथ है, तथा शिक्षण विधियों में सुधार होता है। यह केवल अंक देने के लिए नहीं बल्कि शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी होता है, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव कहा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट एक्टिव लर्निंग, ठीक है। इसमें कहा कि एक्टिव लर्निंग को प्रमोट
इसमें से कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है, वो बताना है आपको। तो डिक्टेशन मेथड नहीं, ग्रुप डिस्कशन। यस, जो आप मतलब मान लीजिए 5 ग्रुप में पढ़ते हैं तो ये सक्रिय अधिगम को क्या होता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। लेकिन एक चीज में पता है, एक बहुत ज्यादा लैक है इसमें। लैक क्या है, जब आप ग्रुप में पढ़ते हैं तो अनवांटेड बातें उठती है, ठीक है। जिस बात की जरूरत नहीं हो, कहीं का बात कहीं ग्रुप में लेके आ जाते हैं तो पढ़ाई और डिस्टर्ब भी हो जाता है, ठीक है। यानी ग्रुप में यहाँ भी आपको कंट्रोल कंडीशन चाहिए, यानी कि पढ़ाई के अलावा कोई बातचीत नहीं हो, तब ग्रुप डिस्कशन जो होता है इफेक्टिव होता है, ठीक। यानी कि एक्टिव लर्निंग जो होता है इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन, इंटरेक्शन एंड थिंकिंग बढ़ाता है, सोचने की प्रवृत्ति विकसित करता है। ग्रुप डिस्कशन इंकरेज द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस आइडियाज को, नया नया आइडिया निकलता है कि मेरे पास ये आइडिया बता सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में। लिसन टू अदर्स एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग का भी डेवलप होता है। सक्रिय अधिगम में सहभागिता, संवाद और चिंतन शामिल होता है। समूह चर्चा से छात्र अपने विचार व्यक्त करते हैं। आपके अंदर जो विचार आता है आप वहां व्यक्त कर सकते हैं। दूसरों को सुनते हैं, सुनने की प्रवृत्ति डेवलप होती है। सुनना भी एक चीज का मेथड है, ठीक है। आलोचनात्मक सोच विकसित करते हैं वहां पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाई इज क्वेश्चनाइजिंग इम्पोर्टेंट इन टीचिंग। शिक्षण में प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताइए कि क्यों महत्वपूर्ण है भाई प्रश्न पूछना शिक्षण में। इट क्रिएट फियर, भय उत्पन्न करता है, नहीं ऐसा थोड़ी है। इट डिस्टर्ब द डिसिप्लिन, जी नहीं। वेस्ट टाइम करता है, जब क्वेश्चन पूछते हैं टाइम वेस्ट होता है, नहीं होता है। इट चेक अंडरस्टैंडिंग एंड स्टिमुलेट थिंकिंग, बिल्कुल सही है। यह समझ की जांच करता है और सोच को प्रेरित करता है। जब आप टीचर से क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है, आपने इस टॉपिक में कितना समझा। जब क्वेश्चन करते हैं तो इससे आगे लगता चलो जो समझ में नहीं आया वो भी कंसेप्ट क्लियरिफाई हो जाता है, ठीक ना। यानी कि क्वेश्चन हेल्प टीचर्स टू नो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इनहांस करता है एंड मोटिवेट्स स्टूडेंट टू थिंक डीपली एंड लॉजिकली। स्टूडेंट का जो कंसेप्ट होता है वो क्लियरिफाई होता है, ठीक। यानी कि प्रश्न पूछने से शिक्षक छात्रों की समझ स्तर ज्ञान जान पाते हैं कि उसके अंदर क्या समझ है, और छात्रों में गहन तथा तार्किक चिंतन विकसित होता है प्रश्न पूछने से पढ़ाई के दौरान। यानी कि अब नेक्स्ट आते हैं, विच एनवायरनमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। प्रभावी अधिगम के लिए कौन सा वातावरण सबसे उपयुक्त है। यानी कि जब कहा जाएगा कि प्रभावी शिक्षण बनाना है तो कौन सा वातावरण सबसे अच्छा रहेगा, वो बताइए। क्या कर रहा है ये, ऑथोरिटेरियन, जी नहीं, अधिन्यायवादी नहीं होता है, डरा कर रखना नहीं होता है। हाँ, डेमोक्रेटिक एंड सपोर्टिव होना चाहिए। लोकतांत्रिक और सहयोगात्मक वातावरण जो होता है एक सुटेबल इन्वायरमेंट होता है इफेक्टिव लर्निंग के लिए, ठीक ना। यानी कि ए डेमोक्रेटिक एंड सपोर्टिव क्लासरूम जो होता है इनकरेज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इनकरेज करता है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है एंड पार्टिसिपेशन विच इनहांस द लर्निंग, और लर्निंग को इनहांस करता है, लर्निंग बढ़ाता है। यानी कि लोकतांत्रिक सहयोगात्मक कक्षा जो होता है वातावरण में छात्र निडर होकर विचार व्यक्त करते हैं, कोई डर तो रहता नहीं है, इसलिए छात्र निडर होकर के बातें को व्यक्त करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, अधिगम प्रभावी होता है, ठीक है। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो क्या होगा, अधिगम ऑटोमेटिक प्रभावी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, which of the following best represents learner center teaching। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण को दर्शाता है, वो बताना है आपको। तो टीचर डोमिनेट इन द क्लास, जी नहीं। एम्फेसिस रूट लर्निंग थोड़ी होता है लर्नर सेंटर। क्या होता है, स्टूडेंट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, यही आपका हो जाता है लर्नर सेंटर। एक्टिव होके जो पढ़ाई होता है वो लर्नर सेंटर होता है, ठीक है। लर्नर सेंटर टीचिंग फोकस ऑन स्टूडेंट पर फोकस करते, एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज थ्रू द एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज, इंस्ट्रक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस। जी हाँ, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में छात्र अनुभव, संवाद और चिंतन के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं।
न केवल शिक्षक से निष्क्रिय रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक, यानी कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, यानी कि निम्नलिखित में से एक अच्छे शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है गुड टीचर का, वो बताइए कि क्या विशेषता होती है। डीप नॉलेज, नॉलेज डीप होना चाहिए। ठीक है, डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, जब टीचर को अपने सब्जेक्ट पर नॉलेज डीप रहेगा तभी टीचर अच्छा से पढ़ा पाएंगे। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बोलने का कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना चाहिए कि वो किस तरह से बच्चे को समझा पा रहे हैं, ये पॉइंट भी वहाँ पर मैटर करता है। यानी कि विषय का गहरा ज्ञान तो होना ही चाहिए। जब तक सब्जेक्ट पे ज्ञान नहीं रहेगा तो पढ़ा नहीं पाएंगे। और प्रभावी संचार होना चाहिए, बोलने का तरीका भी होना चाहिए कि आप किस तरह से बच्चे को, स्टूडेंट को समझा पाते हैं। यही एक गुड टीचर का क्वालिटी होता है। ठीक ना, यानी कि एक गुड टीचर का क्वालिटी क्या भाई, मस्ट हैव थ्रू द सब्जेक्ट नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है, एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट, आप किस तरह से बोल पा रहे हैं, क्लियर बोलना होता है। ठीक है, क्लियरली। नॉलेज विदाउट कम्युनिकेशन फेल, अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। टू रिच, स्टूडेंट को समझा नहीं पाएंगे। एंड कम्युनिकेशन विदाउट नॉलेज लेक डेप्थ, यानी कि बिना नॉलेज का आप कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि टीचर कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। एक से अच्छे शिक्षक के पास विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए। बिना गहरा ज्ञान के आप टीचर जो है पढ़ा नहीं सकते सही से। उससे स्पष्ट रूप से समझाने की क्षमता भी होनी चाहिए कि आप किस तरह से, किस मेथड से स्टूडेंट को समझा सकते हैं। केवल ज्ञान या केवल बोलने की कला पर्याप्त नहीं होती। सिर्फ आप बोलने के लिए अच्छा अच्छा बोल लेते हैं और नॉलेज नहीं है, तो फिर आप अच्छा से, यानी कि गुड तरीका से आप पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि नॉलेज मैटर करता है, सिर्फ बोलने का कला डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दोनों संतुलन ही प्रभावी शिक्षण बनाता है। यानी कि बोलने की कला भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए, तभी जो शिक्षण प्रभावी बनती है। दोनों कला होना चाहिए साथ में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट, कह रहा है कि छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि को सबसे अधिक कौन सा कारक प्रभावित करता है, वो बताइए। देखिए एक्चुअली फियर तो होगा नहीं, डर उर का माहौल नहीं चाहिए। क्वालिटी ऑफ टीचिंग, शिक्षण की गुणवत्ता सबसे ज्यादा मैटर करता है एकेडमिक में। यानी कि टीचर शिक्षण की गुणवत्ता क्या है, ये सबसे ज्यादा एकेडमिक अचीवमेंट को मैटर करता है। ठीक है, आते हैं हाई क्वालिटी टीचिंग मोटिवेट करा जाता है। क्लैरिफाई कंसेप्ट क्लैरिफाई होता है। ठीक है, एंड डेवलप द थिंकिंग स्किल भी डेवलप होता है इससे। विच डायरेक्टली इम्प्रूव द अचीवमेंट्स, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षण जो होता है छात्रों को प्रेरित करता है, अवधारणाएं स्पष्ट करता है और चिंतन क्षमता, देखिए चिंतन क्षमता विकसित करता है, जिससे उसकी उपलब्धि बढ़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट द मीनिंगफुल लर्निंग, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है, वो बताइए। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, जो अंडर कंसेप्ट हो वही अवधारणा को क्या करता है, बढ़ावा देता है। सिंपल सी बात है कि मीनिंगफुल लर्निंग occurs when a student understand concept and can apply them, not memorize। सार्थक अधिगम तब होता है जब छात्र अवधारणाओं को समझे। क्वेश्चन क्या आपका देखते हैं, which टीचिंग बिहेवियर इनकरेज द क्रिएटिविटी, यानी कि कौन सा शिक्षण व्यवहार सृजनात्मक को बढ़ावा देता है। यानी कि जो करके सीखना, कौन सा मेथड है जो करके सिखाया जाता है, इस चीज को यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो इनकरेजिंग द फ्री एक्सप्रेशन, यानी कि स्वतंत्र व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, फ्री होकर शिक्षा देना, यानी कि बॉन्डिंग नहीं रहना चाहिए एजुकेशन में। इस चीज को जो होता है किसको इनहांस करता है, तो क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि क्रिएटिविटी जो होता है फ्लोरेसेशन एज एन एनवायरनमेंट एंड वेयर स्टूडेंट कैन एक्सप्रेस आइडियाज
फ्रीली विदाउट फियर, यानी कि सृजनात्मक ऐसे वातावरण को विकसित होती है जहां छात्र बिना भय के अपने विचार व्यक्त कर सके। ठीक है, कोई भय ना हो, उसके बाद छात्र अपने बात को व्यक्त कर सके। वो जो होता है आपका क्या होता है, एक मतलब कि व्यवहारिक शिक्षण सृजनात्मक को बढ़ावा देता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 35 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ टीचर एज फैसिलिटेटर, यानी कि सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका क्या है। ये पूछ रहा है कि उस शिक्षक की भूमिका क्या होता है सुविधादाता के रूप में। तो गाइडिंग स्टूडेंट टू डिस्कवर नॉलेज, यानी कि छात्रों को स्वयं ज्ञान खोजने में मार्गदर्शन देना। यानी कि क्या होता है कि छात्र को कहना स्वयं इस बात को करना, यानी कि सिर्फ टीचर क्या करेगा, यहाँ पर गाइड रहेंगे टीचर। ठीक है, यानी कि फैसिलिटेटर का भूमिका रहता है टीचर का। स्टूडेंट को सब चीज खुद करना होता है, टीचर सिर्फ यहाँ पे गाइड करते हैं। वो क्या होता है, टीचर का रोल सिर्फ वहाँ गाइडिंग का रहता है, यानी कि फैसिलिटेटर का रहता है। ठीक, यानी कि ए फैसिलिटेटर गाइड द लर्नर्स, लर्नर को सिर्फ गाइड करते हैं। इनकरेजिंग द इंक्वायरी, सपोर्ट्स सेल्फ लर्निंग रेदर देन द डिकेटिंग इंफॉर्मेशन। सुविधादाता के रूप में शिक्षक छात्रों की खोज, प्रश्न और आत्म अधिगम के लिए प्रेरित करता है। केवल केवल सूचना देने तक सीमित नहीं रहता, सिर्फ बता दिए सूचना दे दिए वहीं तक रहता, ये नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, विच क्लासरूम क्लाइमेट इज मोस्ट कंडक्टिव टू लर्निंग, यानी कि कौन सा कक्षा वातावरण अधिगम के लिए सबसे अनुकूल है। जो सबसे अनुकूल है वो आपको बताना है। तो देखिए, इससे पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जा सकता किए हैं कि डेमोक्रेटिक और सपोर्टिव होना चाहिए, लोकतांत्रिक और सहयोगात्मक। अगर टीचिंग क्लासरूम बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका लर्नर को वहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत ही सुटेबल क्लाइमेट होना चाहिए, यही कि डेमोक्रेटिक और सपोर्टिव इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, यानी कि डेमोक्रेटिक एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो होता है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस बड़ा ज़्यादा मिलता है वहाँ पे। पार्टिसिपेशन करके, खुद करके सीखना। एंड डीप लर्निंग को अंदर तक समझ पाना, यानी कि लोकतांत्रिक एवं सहयोगात्मक वातावरण से आत्मविश्वास बढ़ता है, सहभागिता डेवलप होता है और गहन अधिगम विकसित होती है, यानी कि सोचने की क्षमता भी वहाँ पे जो है विकसित होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, क्या है कि Which of the following is best describe the reflective teaching, यानी कि चिंतनशील शिक्षण का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है। जो चिंतनशील शिक्षण होना चाहिए उसका पूछ रहा है कि वर्णन कौन सा है। तो एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग ऑन वंस ऑन टीचिंग, अपने शिक्षण का विश्लेषण और सुधार करना, यही क्या होता है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग को डिस्क्राइब करता है। ठीक ना, यानी कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व सेल्फ इवैल्यूएशन एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। चिंतनशील शिक्षण में आत्म मूल्यांकन और निरंतर सुधार शामिल होता है। ठीक ना, नेक्स्ट आते हैं, विच स्किल्स इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है वो बताना है। तो कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल बेहतर होना चाहिए प्रभावी मतलब कि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, यानी कि क्लियर कम्युनिकेशंस हेल्प इन द मेंटेनिंग द डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है, अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप को बना के रखता है, यानी कि स्पष्ट संप्रेषण से अनुशासन, समझ, सकारात्मक संबंध बनाए रखने में सहायता मिलती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेजिंग द हायर ऑर्डर थिंकिंग, यानी कि कौन सा तत्व उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देता है वो बताइए आप। तो उच्च स्तरीय जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन, समस्या समाधान और चर्चा जो होता है ये उच्च स्तरीय ऑर्डर को बढ़ावा देता है, थिंकिंग को बढ़ावा देता है। यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग जो होता है डेवलप थ्रू द एनालिसिस करा जाता है, उसमें इवैल्यूएशन होता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी डेवलप होता है। उच्च स्तरीय चिंतन विश्लेषण, मूल्यांकन और समस्या समाधान से विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावी शिक्षण की सर्वोत्तम परिभाषा कौन सी है ये पूछा जा रहा है।
तो देखिए प्रभावी शिक्षण की विशेषता कौन सी हो सकती है? कंप्लीटेशन ऑफ सिलेबस, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ी होती है। एक्टिव लर्निंग विदाउट क्लियर एक्टिव लर्निंग विथ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड फीडबैक, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। सक्रिय अधिगम और प्रतिपुष्टि के साथ शिक्षण जो होता है ये आपका इफेक्टिव टीचिंग होता है। ठीक, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग इंटीग्रेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, active participation and continuous feedback to ensure the deep अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूवमेंट। इससे क्या होता है? डीप अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूवमेंट बढ़ता है। प्रभावी शिक्षण में स्पष्ट उद्देश्य, सक्रिय सहभागिता, ठीक है, निरंतर प्रतिपुष्टि शामिल होती है जिससे गहरी समझ और निरंतर सुधार संभव होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है? What is most effective way for a teacher to encourage critical thinking in students? यानी कि एक शिक्षक छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा अपना सकता है, ये बताइए। तो गिविंग ओनली लेक्चर मेथड में थोड़ी होता है, कभी नहीं हो पाएगा। विकसित करना, फोर्सिंग द स्टूडेंट टू मेमोराइज, जी नहीं। आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। जब ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जाता है एंड प्रमोटिंग डिस्कशन को प्रमोट किया जाता है तो क्या होता है? छात्रों में मतलब कि आलोचनात्मक जो क्रिएटिव थिंकिंग होता है, आलोचनात्मक उसको थिंकिंग बोलते हैं, वो डेवलप होता है। ठीक है, यानी कि खुले में प्रश्न पूछना और चर्चा को प्रोत्साहित करना ही क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है स्टूडेंट्स में। ठीक है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप व्हेन स्टूडेंट एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्वेश्चंस आइडियाज डेवलप होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस अलाउ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड रीजनिंग which enhances higher order thinking skills को बढ़ाता है। mere learning or rote memorization does not promote analyze ability। आलोचनात्मक चिंतन तब विकसित होता है जब छात्र विचारों का विश्लेषण, मूल्यांकन और प्रश्न करते हैं। खुले प्रश्न छात्रों को तर्क करने और विभिन्न दृष्टिकोण अपनाने का अवसर देते हैं जिससे उच्च स्तरीय सोच विकसित होती है। केवल रटने या एक तरफा व्याख्यान से क्षमता विकसित नहीं होती है, केवल रट लेने से थोड़ी होता है, नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या आपका रहा है? हाउ कैन ए टीचर क्रिएट ए लर्नर सेंटर क्लासरूम? एक शिक्षक विद्यार्थी केंद्रित कक्षा कैसे बना सकता है, ये पूछ रहा है कि कैसे बना सकता है शिक्षक। तो बाय इंकरेजिंग द पार्टिसिपेशंस एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहभागिता और सहयोगात्मक अध्ययन अधिगम को बढ़ावा देकर के क्या होता है? एक लर्नर सेंटर क्लासरूम को बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ए लर्नर सेंटर क्लासरूम फोकस ऑन स्टूडेंट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, आप स्टूडेंट को एक्टिव रखें और कोलैबोरेटिव लर्निंग डेवलप कम्युनिकेशंस, सोशल स्किल्स एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है। सहयोगात्मक अधिगम को संप्रेषण कौशल, सामाजिक विकास, गहन समझ विकसित होती है इससे। नेक्स्ट आते हैं which factor most influences student intrinsic motivation? कौन सा कारक छात्रों की आंतरिक प्रेरणा को सबसे अधिक प्रभावित करती है, वो बताना है। आंतरिक प्रेरणा को सबसे अधिक प्रभावित करती है तो ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट, रेलिवेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय में रुचि और उसकी प्रासंगिकता जो होता है, ये क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, यानी कि पढ़ाई में रुचि, विषय में रुचि होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन comes from with the learner and strength when the content is meaningful होना चाहिए, interesting, reward and fear create only extrinsic motivation। अगर आप प्राइज देते हैं या डराते हैं तो बाहरी मोटिवेशन होता है, अंदर से नहीं आता है। ऊपर से मोटिवेशन आज रहा है, कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंतरिक प्रेरणा तब उत्पन्न होती है जब विषय रोचक और जीवन से संबंधित हो। पुरस्कार और दंड केवल बाहरी प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। ठीक ना? व्हाट इज रोल ऑफ फीडबैक इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस?
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि फीडबैक की भूमिका क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फीडबैक की भूमिका क्या है। तो टू गाइड लर्नर फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार के लिए मार्गदर्शन करना, ये क्या होता है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, उसका मेन फीडबैक होता है। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हेल्प लर्नर्स आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ 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 को आइडेंटिफाई करना, वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करना, एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और क्या इम्प्रूव करना होता है, ये सब फीडबैक ही बताता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि से छात्र अपनी कमियां खूबियां समझते हैं तथा सीखने में सुधार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच टीचिंग स्ट्रेटजी बेस्ट सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा को सबसे अधिक समर्थन देने वाली शिक्षण रणनीति कौन सी है? सामाजिक मतलब कि समावेशी शिक्षा को सबसे अधिक समर्थन देने वाली रणनीति कौन सी है, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। तो फ्लेक्सिबल टीचिंग अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स, यानी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार लचीला शिक्षण जो होता है, यही क्या होता है, समावेशी शिक्षण होता है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस, एडप्ट टीचिंग मेथड्स टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स, यानी कि समावेशी शिक्षा में प्रत्येक छात्र की क्षमता आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों में लचीलापन अपनाया जाता है, यानी कि सभी को एक साथ पढ़ाना। लचीलापन वही होता है कि सभी को एक साथ पढ़ाना और समझ में आए, वही समावेशी शिक्षा होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, क्या है, which approach helps in developing higher order thinking skills in a student, यानी कि छात्रों में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल विकसित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण आवश्यक है जिसमें छात्र में विकसित हो? तो प्रॉब्लम बेस्ड एंड इंक्वायरी लर्निंग, समस्या आधारित पढ़ाएंगे और खोजप्रक अधिगम मिलता है तो क्या होता है, उच्च स्तर विकसित होता है इसमें। ठीक है, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग इंक्लूड द एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिविटी जो डेवलप होता है, ये क्या होता है, हायर ऑर्डर में होता है। प्रॉब्लम बेस्ड एंड इंक्वायरी लर्निंग इंगेज द स्टूडेंट को इंगेज रखा जाता है एक्टिवली इन क्वेश्चनाइजिंग, एक्सप्लोरिंग, सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाता है, विच प्रमोट डीप लर्नर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, उच्च स्तरीय चिंतन में विश्लेषण, समन्वय, मूल्यांकन और सृजनात्मक शामिल होती है। समस्या आधारित एवं खोजपरक अधिगम छात्रों को सक्रिय रूप से सोचने, प्रश्न करने, समाधान खोजने के लिए अवसर देता है, जिससे क्या होता है कि गहन अधिगम संभव होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, क्या है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ स्टूडेंट सेंटर टीचिंग, यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य बताना है। तो डेवलपिंग ऑटोनॉमी एंड एक्टिव लर्निंग, जी, स्वायत्तता और सक्रिय अधिगम को विकसित करना, यही क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर टीचिंग होता है। ठीक, यानी कि स्टूडेंट सेंटर टीचिंग फोकस ऑन लर्नर्स नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, encouraging them to take responsibility for their own learning, यानी कि खुद से पढ़ के उसको समझना, उसको आइडेंटिफाई करना, इंटरेस्ट जगना, वही स्टूडेंट टीचिंग सेंटर्ड होता है। ठीक है, यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हें अपने सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक, विच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ट प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि कौन सा कक्षा अभ्यास सहयोगात्मक अधिगम को सबसे अधिक बढ़ावा देता है? ये बताइए, सहयोगात्मक को अधिक बढ़ावा कौन सा देता है? तो टीचर डोमिनेट डिस्कशन, शिक्षक प्रधान चर्चा। ठीक है, जब मतलब कि क्या है क्वेश्चन, कौन सा कक्षा अभ्यास सहयोगात्मक अधिगम को सबसे अधिक बढ़ावा देता है? जब सहयोगात्मक होगा तो उसको अधिक बढ़ावा देगा, तो ये आपका हो जाएगा ग्रुप एक्टिविटीज विथ शेयर्ड गोल, यानी कि साझा उद्देश्य के साथ समूह गतिविधियां जो होता है, ये क्या करता है, मतलब कि सहयोगात्मक टीचिंग को अधिक बढ़ावा देता है। ठीक, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग occurs when a student work together
टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है, इनहांसिंग सोशल स्किल्स एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनता है। ठीक है, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम तब होता है जब छात्र साझा लक्ष्यों को प्रेरित करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, जिससे सामाजिक कौशल और पारस्परिक समझ विकसित होती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। प्रभावी कक्षा संप्रेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ये पूछ रहा है कि प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो फीडबैक एंड इंटरेक्शन जो होता है सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस होता है। फीडबैक एंड इंटरेक्शन हेल्प क्लैरिफाई डाउट्स, इंश्योर द मीनिंगफुल लर्निंग। यानी कि प्रभावी संप्रेषण जो होता है द्वि दिशात्मक होता है, प्रतिपुष्टि और अंतःक्रिया से संदेह दूर होते हैं और सार्थक अधिगम संभव होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, which quality of a teacher most influence student learning outcomes। शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों की सीखने की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ये बताइए मुख्य रूप से कि शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों को सीखने की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावी बनाता है? तो वो जो होता है सब्जेक्ट मास्टरी विथ एम्पैथी, विषय में दक्षता और सहानुभूति होना चाहिए, यानी कि नॉलेज पूरा होना चाहिए तभी यह पॉसिबल होता है। यानी कि टीचर हु हैज डीप सब्जेक्ट नॉलेज, इससे पहले ही बताए थे कि अगर टीचर के पास डीप नॉलेज रहेगा तभी टीचर किसी भी पॉइंट को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। डीप नॉलेज नहीं है तो अधिगम कभी भी नहीं हो सकता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इमोशनल एंड लर्निंग नीड्स कैन गाइड देम इफेक्टिवली, गाइड होना चाहिए। क्रिएटिंग ए सपोर्टिव एंड मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे टीचर का सपोर्ट होना चाहिए और मोटिवेटिंग भी होना चाहिए, तभी एक अच्छा टीचिंग होता है। ठीक है, एक जिस शिक्षक को विषय का गहरा ज्ञान हो और जो छात्रों की भावनात्मक एवं शैक्षिक आवश्यकताओं को समझता हो, ठीक है, वही प्रभावी मार्गदर्शन दे सकता है, प्रेरक शिक्षण वातावरण बना सकता है। यही जो होता है एक अच्छा टीचिंग होता है, प्रभावी शिक्षण की विशेषता होती है। ठीक है, तो आज आप लोगों के बीच हमने टोटल 50 क्वेश्चन एक्सप्लेन करे। ठीक है, इसमें मान लीजिए आपको जो भी जहाँ भी कन्फ्यूजन्स लगे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे डिजाइन किया गया है। और फिर मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें। और जहां भी आप लोग को लगता है जो भी कन्फ्यूजन्स होगा कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा प्रॉपर कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस लेक्चर।